हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में समझने वाले हैं। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज के वक्त पर हम जिस तरीके का टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हुए देखते हैं, जिस तरीके का वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए जाते हैं, वो 100 साल पहले इस तरीके का सिनारियो नहीं था। ये जो चेंजेस हुए हैं, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली चेंजेस के वजह से, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बदलाव के वजह से आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बदलाव देखते हैं। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या वो फेजेस है जिसके गुजर कर इंडिया आज के इस जगह पर खड़ा है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। यहां पर हम ज्यादातर जोर देंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर क्या क्या बदलाव आए थे, वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आई थी, जिसके वजह से जिससे इन्फ्लुएंस्ड होकर इंडिया में भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन से वो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, यानी कि कौन से वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में ज्यादातर कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी कौन से वो इंपॉर्टेंट फिगर्स है उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन को देखेंगे और फिर देखेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिसके वजह से हमारा जो खेती है, खेती करने का तरीका, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो ही पूरा बदल गया था। तो उसका इम्पैक्ट, बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिएगा, आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए आज का जो हमारा सेशन है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरीके का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ है। हमारा इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था। वहाँ पर हम ट्रेडिशनल तरीके से, जो बेसिकली ज़्यादातर वक्त तक वही चीज़ चलता आ रहा था, वहाँ पर ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ किए जाते थे। लेकिन बाद में जाकर जब इंडिया आज़ाद हुआ, वहाँ पर जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, उसके बाद के वक्त से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हम एक एक अलग अलग फेज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो फेज है वो है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। यहां पर बेसिकली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही थी। यहां पर इंडिया में हम देखते हैं कि यहां पर सब्सिस्टेंस बेस्ड एक एग्रीकल्चर सोसाइटी था, यानी कि यहां पर लोग सिर्फ अपने खुद के सर्वाइवल के लिए और खुद की जरूरत के लिए ही यहां पर चीज़ों को उगाते थे। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर सब्सिस्टेंस बेस्ड ही था। यहाँ पर बिजनेस माइंडेड होकर ज़्यादातर लोग सोचते नहीं थे उस टाइम पीरियड पर। तो यहाँ पर हम अगर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, वहाँ पर जो टूल्स एंड टेक्निक्स था वो सारे ट्रेडिशनल थे, जैसे वुडन पिलाव, सिकल्स, बुलॉक कार्ट, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था, यहाँ पर फार्मिंग की जाती थी। फिर वहाँ पर जो लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट थे वो थे मॉनसून रेन के ऊपर, यानी कि बारिश के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि सेच की व्यवस्था इतना ज़्यादा नहीं था, डैम्स वगैरह उस टाइम पीरियड पर बने नहीं थे। तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर मॉनसून रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो ये सारे चीज़ों के वजह से हम देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया में कॉन्टिन्यूअसली फेमाइन आता रहा, यानी कि भूखमरी, जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, फसलें इतने बेहतर नहीं हो पा रही थी। तो ज्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जान गई थी इस भूखमरी की वजह से, खाना ना मिलने के वजह से। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ये सारे चीजें हमें देखने को मिलती थी। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद होने के बाद भी हमें थोड़ा बहुत ये सारे फेमाइंस को झेलना पड़ा था। यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। 1950s से लेकर 1960s के बीच में जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड के अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इंडिया में भी उसको फॉलो करते हुए इंडिया में भी ये सारे चीज़ों को, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो सारी चीज़ें हैं, इसको इंडिया में एडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही थी ताकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो हो पाए। ऑब्वियसली यहाँ पर जो पॉलिटिकली जो लोग थे, वहाँ पर जो भी लोग
पॉलिटिक्स में थे उनका बहुत बड़ा योगदान था ये सारे चीज़ों के, दूसरे कंट्रीज से ये सारे चीज़ों को लेकर एडॉप्ट करने में। तो इसके वजह से हम इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो अलग स्तर पर देखते हैं। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, जिसको HYV सीड्स भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर ऐसे सीड्स, ऐसे बीज की बात की जाती है जो हमें ज़्यादा फलन दे, जहाँ पर एक कम जगह पर भी हमें ज़्यादा फसल उगाने में मदद करे। तो यहाँ पर HYV सीड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, जैसे राइस में IR8 सीड्स और वेट में कल्याण सोना। तो इस तरीके का सीड्स निजात की गई थी, टेक्नोलॉजिकली डेवलप की गई थी। फिर यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, ये खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त पर, जहां पर पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे और मशीन्स वगैरह जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, ये सारे चीजें भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे और लोगों तक आकर पहुंचने लगी। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की ग्रोथ होती है। इंडिया में भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट होने लगी। अब यहाँ पर हमने 2 फेजेस देखे जहां पर मेनली हमारा मेजर जो इम्पैक्ट है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा ही हमें देखने को मिलता था। फिर अगर हम बात करें हमारा थर्ड स्टेज जहां पर एग्रीकल्चर हमारा और अलग तरीके से ग्रो होता है, वो है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको हम सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जहां पर हम डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। पहले जब सिर्फ एकदम सिंपल गेहूं, चावल, ये सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन बाद में जाकर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में को भी अब इंक्लूड किया जाने लगा, जैसे हॉर्टिकल्चर, डायरी, फिशरीज, ये सारे चीज़ों में भी रेवोल्यूशन आने लगा। यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जाने लगा। अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको हम शॉर्ट में GM क्रॉप्स भी कहते हैं, GM क्रॉप्स का निजात हो गया था और इस टाइम पीरियड पर GM क्रॉप्स का यूज़ होने लगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा भी अब इन्फ्लुएंस होने लगी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर बहुत सारे प्रिसाइज फार्मिंग के टेक्नोलॉजीज यूज किए जा रहे थे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सॉयल टेस्टिंग, ये सारे चीज़ों के द्वारा अब खेती बाड़ी किया जाने लगा था। यहाँ पर धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे चीज़ें भी डेवलप हो रही थी। और अगर हम नेक्स्ट फेज की बात करें, ये जो आखिरी फेज है वो है डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। आज के वक्त पर जो हमारा चल रहा है वो है डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब के वक्त पर, आजकल के वक्त पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करके लोग आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ई-नमा, एग्री बाजार, ये सारे चीज़ें भी आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रही है। हम बेसिकली हमारा जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका पेस हम आज के वक्त पर बहुत ज़्यादा देखते हैं। और इसके अलावा भी आजकल के वक्त पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। तो आज के ये जो चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये अलग अलग टाइम पीरियड में बदलते हुए बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। आज का जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये बहुत सारे अलग अलग फेजेस से होकर गुजरा है। अब यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन को हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा, इसका क्या इम्पैक्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स है, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसको कहते हैं? जब एग्रीकल्चर में नए तरीके का टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाने लगा, जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, उसको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाया जाने लगा, कम जगह पर ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश की जाने लगी, जब इसमें लोग सक्षम हुए, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीड्स की ही बात की जाती है, बीज की ही बात की जाती है, इसके अलावा भी बहुत सारे बायोकेमिकल इनोवेशंस हमें देखने को मिले थे। यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजी में जैसे
सुधार आने लगी, टूल्स चेंज होने लगे। इसी तरीके से बायोकेमिकल इनोवेशन के वजह से हमें HOIV सीड्स देखने को मिले, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिले। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक पैकेज है जहां पर बहुत सारी चीजों को एक साथ यूज करके, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को एक साथ यूज करके फसल को उगाया जा रहा था और कम जगह पर ज्यादा फसल की यहां पर बात की जा रही थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक पैकेज की तरह हम देखते हैं और यहां पर मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब 3 कंपोनेंट्स को की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके अलावा जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है ये मुमकिन नहीं होता है। जो ये 3 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला जो है वो है टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी कि HOIV सीड्स की बात की जाती है। पहले बीज अगर सही नहीं हुए तो हमारा जो फसल है फसल भी सही नहीं होगा। तो यहां पर टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया HOIV सीड्स के बारे में बात की जाती है। पहला कंपोनेंट जो है वो हमारा सीड्स है, अगर सीड्स सही हुआ तभी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन होता था। फिर हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है जहां पर जो चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत थी वो थी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। क्योंकि ये जो बीज है HOIV सीड्स है ये बहुत ही नाजुक होते थे, इनको थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत थी, इनको बचाने के लिए अलग अलग तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे पानी की जरूरत थी। जो हमारा पहले पुराने तरीके का जो सीड्स है वो सारी चीजों को एडॉप्ट करके एक हार्ड तरीके का हमारा बीज थे जो इतना ज्यादा पानी की वहां पर जरूरत नहीं थी। लेकिन जो नए तरीके का HOIV सीड्स थे वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत थी, क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली पानी देने की जरूरत थी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत थी। तो यहां पर सिर्फ हमें बीज नहीं, बीज के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज को भी हमें डेवलप करने की जरूरत पड़ रही थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड चीज है, थर्ड कंपोनेंट है, यहां पर हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। यहां पर ऐसा नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर कोई एक इंसान चाहे तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकता है। यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर पूरी की पूरी कंट्री में किसी एक स्पेशल जगह पर, कुछ जगहों पर अगर ग्रीन रेवोल्यूशन करने की बात की जा रही थी, उसको अगर डेवलप करना है तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज और इसके स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये जो 3 कंपोनेंट है ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जरूरत है और ये तीनों कंपोनेंट को अगर हम मिलाएंगे तभी ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल है। अगर किसी भी एक कंपोनेंट को हम यहां से हटा दें तो ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं है। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर भी हम ये तीनों कंपोनेंट्स देखते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन से कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना ज्यादातर योगदान दिया था, जिनके वजह से ये ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन हुआ था। इनमें से जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे सीड्स की निजात की थी। उन्होंने हाई यील्डिंग HOIV सीड्स की पहली बार उन्होंने तैयारी की थी, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो यहाँ पर इस वजह से नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने यहाँ पर सीड्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। उनको 1970 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रीब्यूशन के वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। फिर जो हम इंपॉर्टेंट फिगर देखते हैं वो है विलियम गॉर्ड। विलियम गॉर्ड ने फर्स्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड है, जो टर्म है, इसको यूज किया था। उन्होंने एक जगह पर भाषण देते हुए 1968 में ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को यूज किया था और बाद में ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया था। अब ये जो विलियम गॉर्ड है वो यूएस के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज किया था। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कंट्रीब्यूट किया था, वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात करें
जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। यानी कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन का हाथ बहुत ज्यादा था। उन्होंने ही पहली बार इंडिया में HIV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया था। उन्होंने वेट एंड राइस के जो वेराइटीज है उनको उन्होंने डेवलप किया था इंडिया में। तो इंडिया के कंडीशन के हिसाब से कौन से वो सीड्स है जो सुइटेबल है उसके बारे में रिसर्च उन्होंने किया था। उन्होंने ही इस तरीके का सीड्स की निजात की थी। तो इस वजह से उनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, इसको एस्टैब्लिश किया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में। और एक जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन वो थे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त पर इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो इस वजह से एग्रीकल्चर, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में, इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इनका हाथ, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, सी सुब्रमण्यम का हाथ बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ के बारे में बात की थी, किस तरीके से गवर्नमेंट लोगों को बताएगा ये सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ लोगों को किस तरीके से ये HIV सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीजों के साथ लोगों को पहचान कराया जाए, लोगों को किस तरीके से सुविधा मुहैया कराया जाए, सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाए, ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने देखरेख की थी। तो इसके यहाँ पर इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है ये अचीव हो पाया था साइंटिस्ट के साथ साथ जो पॉलिटिकल लोग थे उनके इन्वॉल्वमेंट के वजह से। यहाँ पर सिर्फ कोई एक सिंगल इंसान के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं था, यहाँ पर ओवरऑल बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हम सभी अभी तक हमने जो भी बातें की है सब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बात की है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को ही हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जो हमारा फेमाइंस का जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है इंडिया फूड प्रोडक्शन में। यहाँ पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलते थे। पहले जब सब्सिस्टेंस बेस इकोनॉमी था, वहाँ पर लोग सिर्फ अपने खुद के सर्वाइवल के लिए ही खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग इस ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से लोगों को फार्मिंग जो है वो अलग लेवल पे, बिजनेस लेवल पे चलने लगी। यहाँ पर लोग एक बड़े बड़े जगह लेकर फार्मिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा था। तो यहाँ पर जो फार्मर्स का इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, रूरल एरियाज डेवलप हो रही थी और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने लगी। धीरे धीरे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। यहाँ पर हमें इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़, सेच व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंप्रूव की जाती है। रोड्स, मार्केट फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर डेवलप की जाती है। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से हमें मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके का मशीन्स का इंट्रोडक्शन की जाती है, अलग अलग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हमें यहाँ पर यूज़ होते हुए देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, जिसको यूज़ करके हमारा जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, इसको बढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी देखा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अब धीरे धीरे करके इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से खुद को सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे फसल जो है वो एक्सेस हो रही थी। तो इसके वजह से धीरे धीरे लोग इस फूड्स को एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम हो रहे थे। यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग भी हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे
यहाँ पर हम एनवायरमेंटल इश्यूज देखते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी के वजह से हम जो भी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, ये सारी चीज़ों के वजह से बहुत सारे एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे यहाँ पर हमें सॉयल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, हमारा जो ज़मीन है वो धीरे धीरे इतने सारे केमिकल यूज होने के वजह से यहाँ पर ज़मीन जो है वो बंजर बनती जा रही थी। यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीवेशन हमें देखने को मिलता था, लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स के द्वारा बहुत सारे पोल्यूशंस हो रहे थे, खास करके वाटर पोल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ पॉजिटिव के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर लाता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हर जगह पर मुमकिन नहीं था। जैसे खास करके जो पहाड़ी इलाका है या फिर जिस जगह पर पानी का इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है, जहाँ पर इतने ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वो सारी जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलता है। जो सारी जगहों पर सारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फिर यहाँ पर जहाँ पर बारिशें सही तरीके से सही ढंग से होती है, वो सारे जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, बाकी के एरियाज पे नहीं हुआ था। तो यहाँ पर इंडिया में अगर हम देखें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सारे जगह ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था, वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिली थी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के एरियाज है, जैसे ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया है, वहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। यहाँ पर जिस जगह पर जैसे बारिश नहीं होती है, बिहार, उड़ीसा जैसे जगहों पर जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं हुआ था और गवर्नमेंट ने भी इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं उठाया था। जिस जगह पर मुमकिन था उसी जगह पर सिर्फ वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। इस वजह से अलग जो जगह है, जिस जगह पर सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे जगह, वहाँ पर ही ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन हुआ था, वहाँ पर ही किसानों को इतना ज़्यादा सुविधाएं मिली थी। लेकिन सारे ऑल ओवर इंडिया हमें इस तरीके का बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि जो भी फार्मर्स थे जिनके पास ज़्यादातर ज़मीन थी, वो लोग बड़े फार्मर धीरे धीरे बनने लगे थे। लेकिन जो भी स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास इतना ज़्यादा टेक्निक्स और टूल्स नहीं थे, वो लोग इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, सीड्स खरीद नहीं पा रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उनका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, धीरे धीरे वो लोग कर्जे में दबने लगे थे। तो इस वजह से जो लार्ज फार्मर्स थे उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, उनको बहुत सारे नुकसान होने लगे। और इसके वजह से धीरे धीरे हम देखते हैं जो स्मॉल फार्मर्स है वो अपने ज़मीन भी बेच रहे थे। तो यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के वजह से बहुत सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रेस भी देखा जा रहा था, क्योंकि मशीन्स के यूज़ के वजह से मशीन्स के द्वारा ही बहुत बड़े बड़े जगहों पर खेती करी जा रही थी। तो जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे थे, जो लेबरर है वो लोगों को इतना ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे फार्मर्स सुसाइड देखते हैं, खास करके जो स्मॉल फार्मर्स थे वो लोग सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि उनको फसल, उनकी फैमिली को वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेबरर्स जो है वो माइग्रेट कर रहे थे गांव से, अब धीरे धीरे शहर की तरफ वो लोग आके बसने लगे थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हम जैसे देखते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी यहाँ पर इंडिया में हो रहा था। अब हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में आज के वक्त की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। आज के टाइम पर मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे चीज़ें यूज़ कर पाना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरियत है। लेकिन यहाँ पर भी हम बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं। आजकल के जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास है।
जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनको मोबाइल फ़ोन खरीदना है या फिर लैपटॉप वगैरह खरीदना है, यहाँ पर पैसों की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी छोटे मोटे फार्मर्स थे वो लोग टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये एक चैलेंज है जो गवर्नमेंट को फुलफिल करना है कि फार्मर के पास ये सारे टेक्नोलॉजीज को पहुंचाना। यहाँ पर हम डिजिटल डिवाइड देखते हैं, जो भी रूरल फार्मर्स है ये लोग मॉडर्न एग्रीकल्चरल एप्स को यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज के वक्त पर जो हमें एग्रीकल्चर के बारे में सिखाता है, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ये रूरल फार्मर्स। जो लार्ज फार्मर्स है वो तो सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर नहीं है, वो सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक डिजिटल डिवाइड देखते हैं इस जगह पर, जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी के यूज करने के वजह से उनको डिफरेंट तरीके का एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। यहां पर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर हम देखते हैं कि एक्सेसिव केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर को यहां पर यूज किया जा रहा है। तो यहां पर हमें एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल फार्मिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को केमिकल से भी थोड़ा दूर रखने की थोड़ा ज़रूरत है। यहाँ पर हम कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस आज के वक्त पर बहुत ज़्यादा देखते हैं। जो भी मल्टीनेशनल एग्री बिजनेस के जो लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो सारे लोग आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे यहाँ पर अगर कोई सॉस बनाने वाली कंपनी है तो वो बहुत बड़ा एरिया को एक साथ ही लीज ले लेगा और वहां पर टमाटर उगाने के लिए लोगों को मजबूर करेगा। तो इस तरीके का कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। कौन सा सीड्स यूज करना है, कौन सा टूल्स यूज करना है, ये सारी चीजें वही लोग तय करके देते हैं। तो इसके वजह से आजकल कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस भी हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया को लेकर, इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है इसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग फेजेस में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही है इंडिया में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या बदलाव आए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो सारी चीज़ें भी समझने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ मेरा जो क्लास है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूं और आप लोग भी मुझसे डायरेक्टली वहां पर कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आज का सेशन मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर क्लासेस अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लासेस करने में। तो ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।